हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक पोर्शन के ऊपर एमसीक्यूज, ताकि आपका एग्जाम से पहले पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ चेक ट्रांजेक्शन। एक चेक ट्रांजेक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। देखो, जब भी चेक ट्रांजेक्शन की बात होती है तो वहां पे 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका ड्रॉअर या मेकर, एक होता है आपका ड्रॉई, और एक होता है आपका पेई। तो ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ड्रॉअर या मेकर किसको बोलते हैं? जो अकाउंट होल्डर होता है, ठीक है, जिसके अकाउंट का वो चेक होता है, जो साइन करता है चेक पे। ड्रॉई कौन होता है? बैंक, ठीक है। और पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलते हैं, जिसको चेक की पेमेंट मिलती है, वो होता है पेई। अगर सपोज एक पर्सन है एबीसी, उसने चेक काट के दिया और इस पे अपना ही नाम लिखा, मतलब सेल्फ नाम का चेक काटा, तो यहाँ पे ड्रॉअर कौन होगा? एबीसी। और पेई कौन होगा? खुद एबीसी ही, क्योंकि उसने अपने नाम का चेक काटा है, सेल्फ के नाम का। वहीं अगर एबीसी ने एक्स वाई जेड पर्सन के नाम का काटा होता, तो यहाँ पेई कौन होता है? एक्स वाई जेड। और ड्रॉअर कौन होता है? एबीसी, ठीक है। अगर वो सेल्फ के नाम का चेक काट रहा है तो ड्रॉअर और पेई दोनों एक पर्सन होंगे, और अगर किसी और के नाम का चेक काट रहा है तो पेई कौन होगा? जिसके नाम पे वो चेक कटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MICR कोड। MICR कोड में कितने डिजिट्स होते हैं टोटल? तो देखो, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो बात करते हैं MICR कोड की। तो इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल होते हैं 9 डिजिट, ठीक है। जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं वो बताते हैं आपको सिटी कोड, फिर जो नेक्स्ट 3 डिजिट होते हैं वो बताते हैं आपको बैंक कोड, और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो बताते हैं आपको ब्रांच कोड। तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। वैसे एक आपका IFSC कोड भी होता है, ठीक है, एक IFSC कोड भी होता है। इसमें टोटल कितने अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें होता है अल्फा न्यूमेरिक डिजिट, मतलब ABCD भी होगा और 1 2 3 4 भी होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं? ये अल्फा न्यूमेरिक डिजिट टोटल होते हैं 11, ठीक है। तो पहले 4 होंगे, पांचवा हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिफ्थ डिजिट हमेशा जीरो होता है, और उसके बाद 6 होंगे, ठीक है। पहले 4 जो होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकते हैं, मतलब अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। फिर जो पांचवा होगा, पांचवा हमेशा आपका क्या होगा? जीरो, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और लास्ट के 6 भी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो IFSC में 11, MICR में 9। तो आपको क्या करना है, MICR की फुल फॉर्म और IFSC की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी, ठीक है। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट। जो डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है, जैसे आज है सपोज 1 जैन, आज की डेट में डिमांड ड्राफ्ट इशू हुआ है, तो ये कब तक वैलिड होता है? सिर्फ एक दिन के लिए, एक मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, 3 मंथ के लिए, या 6 मंथ के लिए? तो राइट आंसर होगा आपका 3 मंथ्स। मतलब 1 जनवरी को वैलिड हुआ तो 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तक ये डिमांड ड्राफ्ट वैलिड होगा। सेम केस जाता है चेक के लिए। चेक और डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं, DD जिसको बोलते हैं, इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? इनकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बढ़ते आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म, बैंक शुड मेंटेन -% ऑफ CAR, ठीक है। तो बेसल नॉर्म के हिसाब से बैंक को कितनी परसेंट CAR, CAR क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बैंक को कितना परसेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके 8 9 10 11 15। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? 8%, ठीक है। गलती से 9% मत बोल देना। 9%, देखो RBI की गाइडलाइंस है। RBI कहता है कि बैंक को 9% मेंटेन करना चाहिए, पर बेसल नॉर्म कितना कहता है? कि बैंक को सिर्फ 8% मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन में बेसल नॉर्म पूछा है तो 8%, और यही बोलता कि अकॉर्डिंग टू RBI बैंक शुड मेंटेन -% ऑफ CAR, तो आंसर क्या होता है आपका? 9%, ठीक है। पर ये जो 9% है कमर्शियल बैंक के लिए, पर अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक्स की, तो आरबीआई कहता है कि भाई अगर आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है तो आपको कितना परसेंट CAR मेंटेन करना पड़ेगा? 15%। देखो CAR का मतलब क्या होता है, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको शो करती है कि आपका बैंक कितना स्टेबल है, ठीक है, वो कितना स्टेबल है। तो बेसल नॉर्म कहता है कि 8% अगर बैंक की CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो बैंक काफी स्टेबल है। पर आरबीआई एक कदम आगे चलता है, कहता है नहीं, इंडिया में बैंक्स जो है काफी हेराफेरी करते हैं, ठीक है, इंडिया की जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल है। तो हम क्या करेंगे कि बेसल नॉर्म बेशक 8% करें, हम 1% और उनको मैंडेटरी करेंगे, और इंडिया में अगर आपको बैंक चलाना है तो आपको कितना करना पड़ेगा? 9%। तो देखो, नॉर्मल बैंक्स के लिए 9%, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स के लिए 15%। अब ये क्या होता है, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। मतलब कि जितनी ज्यादा आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्टेबल आपका बैंक होगा। इसलिए आरबीआई ने
नॉर्मल से 1% ज्यादा मैंडेटरी किया हुआ है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक काफी रिस्की होते हैं तो उनके लिए और ज्यादा मैंडेटरी किया हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कितना 15%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म 3 बैंक शुड मेंटेन एडिशनल कैपिटल अदर देन टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल विच इज आल्सो नोन एज कैश या कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो बेसल नॉर्म्स बोलते हैं हमें कि बैंक को ना टियर 1 और टियर 2 कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, कितना 9%, किसका आरडब्ल्यूए का। आरडब्ल्यूए क्या है, रिस्क वेटेड एसिड्स। तो बेसल नॉर्म 3 बोलता है कि टियर 1 टियर 2 के अलावा एक सीसीबी भी मेंटेन करना पड़ेगा। सीसीबी क्या है, कैश या कैपिटल बोल लो इसको, और कंजर्वेशन बफर। तो ये मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को अलग से, कितना -% ऑफ आरडब्ल्यूए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई 2.5%। सीसीबी कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 2.5% ऑफ आरडब्ल्यूए, रिस्क वेटेड एसिड। तो देखो बेसल नॉर्म 3 जो है ना वो पूरी तरह इंडिया में एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से 2.5% जो है ना ये काफी बड़ी अमाउंट है। क्योंकि देखो जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं वो हजारों करोड़ों की बात हो रही है, उसका अगर 2.5% निकालना तो ये काफी बड़ी अमाउंट होती है। तो बैंक को ये इतनी बड़ी अमाउंट मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखो पहले वो 9% मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा 2.5% और से मेंटेन करना है, तो वो काफी दिक्कत आ रही है बैंक को, इसलिए बेसल नॉर्म 3 पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च्ड बाय। तो देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च कब हुआ था, 1 जनवरी 2021 को। तो ये किसने लॉन्च किया था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई ने। तो देखो इसमें एक चीज और है, यहाँ पे है बेस ईयर। बेस ईयर क्या कौन सा लिया है, 2018। अब इसका मतलब क्या है, जिसकी हमने हाइट नापते थे ना बचपन में, तो हम क्या करते थे, पहले एक दीवार पे मार्क लगा देते कि आज मेरी हाइट इतनी है, फिर महीने 2 महीने 4 महीने बाद फिर से हाइट नापते थे और दूसरा मार्क लगाते थे, ठीक है, फिर मेजर करते थे कितनी हाइट बढ़ी है। तो मेजरमेंट के लिए हमें एक बेस चाहिए होता था ना, तो वैसे ही जो हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसके लिए हमें बेस चाहिए, और बेस हमने लिया है 2018 को। ठीक है, अब जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये 2 बार रिलीज होता है। ठीक है, एक होता है आपका देखो मार्च में, मार्च मंथ का, और एक होता है सितंबर मंथ का। ठीक है, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक जितने भी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो मार्च मंथ का रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर का वो अलग रिलीज होगा। ठीक है, अब ये होता है देखो मार्च का रिलीज और सितंबर का रिलीज, पर ये रिलीज होता है 4 महीने बाद। मतलब मार्च का रिलीज होगा आपका अगस्त मंथ में जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होगा, और वहीं सितंबर का रिलीज होगा फेब में जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होगा। तो भाई फेब 2023 में किसका रिलीज हुआ है, सितंबर 2022 का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है। ठीक है, कब, फेब 2023 में, 4 महीने बाद। ठीक है, और ये कितना आया है, ये आया है 377.46। यहाँ पे एक चीज और है, देखो आरबीआई एक और चीज मेंटेन करती है, वो क्या है, पीआईडीएफ। पीआईडीएफ क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखो जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जब मैक्सिमम दुकानें जो पीओएस टर्मिनल्स है इसका यूज करेंगी। ठीक है, तो जो पीएस टर्मिनल को यूज करने में एक्सपेंस आता है उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीआई ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, सब्सिडी मिलती है। ठीक है, पीओएस टर्मिनल लगाने पे सब्सिडी मिलती है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, amount loaded in small PPIs during any month shall not exceed rupees dash and total amount loaded during financial year should not exceed rupees dash। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है, या फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, जब वो इंडिया में आते हैं तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया उनको अब कि उनको आप पीपीआई अलॉट कर सकते हो। पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो आप उनको ऑफर कर सकते हो। ठीक है, उनको आप वो इशू कर सकते हो। तो जो पीपीआई है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल पीपीआई और एक होता है आपका फुल केवाईसी पीपीआई। फुल केवाईसी पीपीआई, ठीक है, तो इनमें अलग अलग लिमिट्स हैं। तो स्मॉल पीपीआई में आप एक मंथ में कितना पैसा डाल सकते हो और साल में कितना डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10,000 एक महीने का, और साल का कितना हो जाएगा, 12 महीने होते तो 1,20,000। ठीक है, वहीं अगर मैं फुल केवाईसी पीपीआई की बात करूं तो इसमें कितना क्राइटेरिया है, देखो फुल केवाईसी पीपीआई का क्राइटेरिया ये है कि किसी भी वक्त इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज अभी इसमें 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, आज है समझ लो 1 जनवरी, और आज इसमें 2 लाख रुपए हैं। फिर मैंने क्या हुआ, आज आज मैंने इसमें से 50,000 खर्च कर दिए, 50,000 खर्च कर दिए, तो कितना बचा, 1.5 लाख। तो मैं इसको दोबारा 2 लाख तक लेकर जा सकता हूँ। मतलब किसी भी वक्त फुल केवाईसी पीपीआई में 2 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है,
और ये आप पूरे साल मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर स्मॉल पीपीआई में एक और डिफरेंस है, इसमें आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो उसका क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी, बस यही चीज आप कर सकते हो स्मॉल पीपीआई में। पर वहीं अगर मैं फुल केवाईसी पीपीआई की बात करूं तो इसमें आप पैसे विड्रॉल भी कर सकते हो और दूसरे आदमी को फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो यूजिंग देयर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये था हमारा पीपीआई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, जिसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 8 साल की होती है। इसमें क्या होता है, आपको गोल्ड मिलता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, आपको एक बॉन्ड की फॉर्म में गोल्ड इशू होता है, ठीक है। तो उस पर ना हर साल आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 2.5%, ठीक है। ये था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम अपर लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एचयूएफ। एचयूएफ क्या है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, इन अ फाइनेंशियल ईयर टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल और या हिंदू यूनाइटेड फैमिली कितने केजी का, ठीक है, कितने केजी का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 केजी। वहीं अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट कितना ले सकता है, 20 केजी तक का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड वर्थ ₹2150 करोड़ ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज। तो कौन सा पहला इंडिया का स्टेट था जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया था 2150 करोड़ का लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो था हमारा केरला, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अब क्वेश्चन काफी बड़ा, तो मैं इसको सिंपल समझाता हूँ। बात हो रही है यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, सपोज एक पर्सन है, उसको कोई पार्टी पसंद है, ठीक है, वो किसी पार्टी का फेवर करता है। अब इलेक्शन के टाइम में वो उस पार्टी को डोनेशन देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जितने अमाउंट की डोनेशन देनी है बैंक में जाएगा, उतने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करवा लेगा। फिर वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने जो इसकी फेवरिंग पार्टी है, ठीक है, उसके पार्टी ऑफिस में सबमिट कर देगा। फिर क्या करेगी, जो पार्टी होगी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने बैंक में सबमिट कर देगी, ताकि क्या होगा, वो पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि कौन सी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज कर पाती है, ठीक है, कौन सी पार्टी अपने अकाउंट में क्रेडिट कर पाएगी पैसे बाय यूजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, पहली बात तो है कि वो पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है कि दूसरी कंडीशन कह रही है कि जो प्रीवियस ईयर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी वो वोट्स डले हैं, जितने भी वोट्स डले हैं, ठीक है, वैलिड वोट्स डले हैं, उसका कितना परसेंट उस पार्टी को मिला होना चाहिए। क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, तो ऑप्शन है आपका 1%, 2%, 3%, 4%। पांचवा ऐसा है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज वाला, सारी पार्टी एलिजिबल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1%। मतलब कि जैसे कि समझ लो 2019 में जो भी इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें जितनी भी पार्टीज थी, जिन पार्टीज को उस इलेक्शन में टोटल वोट्स पड़े हैं उसका 1% वोट मिला है, वही पार्टी 2024 के इलेक्शन में क्या कर पाएंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कर पाएंगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स नोन एज इंडियन म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है। तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, तो आपका राइट आंसर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितने इंडिया में, तो टोटल है 23, ठीक है। जिसमें से 2 तो नेशनल है, बीएससी और एनएससी, और बाकी जो क्या कहते हैं 21 बचे वो है आपके रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आरएससी, ठीक है। टोटल 23 है। और पहला देखो, पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड ना इशू होते थे, तो वो होते थे मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा उनके लिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो बड़े बड़े लोग हो गए उनके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स होते थे इशू। पर पहली बार ये रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आम जनता के लिए ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू हुए हैं, ठीक है। और ये किसने किए सबसे पहले इशू, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन श्योरिटी बॉन्ड द लिमिट ऑफ गारंटी शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 30%। अब इसका मतलब क्या है, समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट है 100 करोड़ का, तो आप इस पे अगर श्योरिटी बॉन्ड इशू करना है तो मैक्सिमम कितने अमाउंट का कर सकते हो आप, 30 करोड़, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। ये कैप है कि आप 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तक ही इशू कर सकते हो। अब श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, श्योरिटी बॉन्ड ने रिप्लेस किया किसको, बैंक गारंटी को, ठीक है। पहले बैंक गारंटी होती थी, उसको रिप्लेस किया श्योरिटी बॉन्ड ने। पूरी डिटेल में अगर वीडियो देखनी तो मैंने बॉन्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्योरिटी बॉन्ड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, श्योरिटी बॉन्ड चालू कब से हुआ, तो ये हुआ चालू हमारा 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। और अब इसमें देखो, अब पहले तो था सिर्फ बजाज अलायंस कंपनी, ठीक है, बजाज
अलियांस कंपनी जो है वो पहली कंपनी बनी है जिसने इशू किया है श्योरिटी बॉन्ड। अब दूसरी कंपनी कौन सी बनी है, सेकंड कंपनी अभी लेटेस्ट मार्च में बनी है, ये है आपकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये सेकंड कंपनी बनी है, ठीक है, जिसने श्योरिटी बॉन्ड इशू किया है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी रैंक इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो लेटेस्ट क्या हुआ था, 17th फिडाई कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कहाँ हुई थी, कायरो में। कायरो में हुई थी। तो यहाँ पे जो आरबीआई के डेप्टी गवर्नर है राजेश्वर राव जी, उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था इन बातों का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इंडिया की जीडीपी रैंक कितनी है परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो इंडिया की जीडीपी रैंक है 3rd, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1 किसकी है, चाइना की, और सेकंड पे कौन है, यूएसए। पर वहीं अगर बात करें हम इंडिया की जीडीपी रैंक किस में, मार्केट एक्सचेंज रेट में, मार्केट एक्सचेंज रेट में, तो इंडिया की जीडीपी रैंक कितनी है मार्केट एक्सचेंज रेट में, 5th, ठीक है। इंडिया का टारगेट क्या है, डेवलप्ड नेशन बनना, कब तक, 2047 तक। और इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये कब तक, 2047 तक, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल पेपर द टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ कंपनी एज पर, ठीक है। देखो आपको पता है कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, ठीक है। कमर्शियल पेपर कितने का इशू होता है, मिनिमम 5 लाख के, और मिनिमम टेन्योर कितना होता है, 7 डेज, और मैक्सिमम कितना होता है, 365 डेज। क्यों, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंपनी इसको इशू कर सकती है, उसकी टेंजिबल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो उसकी टेंजिबल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए कम से कम, 4 करोड़, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो बाय चांस आपसे लॉस्ट हो जाता है, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। पर उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है नोटिस रिक्वायर्ड है आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि लैप्स ऑफ अ रीजनेबल पीरियड सेज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस इन द न्यूज़पेपर। तीसरा बोल रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर, जिसने सीडी खरीदा है, मतलब जिसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज किया है, इन्वेस्टर वो है यहाँ पे, ठीक है। टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इशूअर, इशूअर कौन होता है, बैंक्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया होता है। चौथा, कॉपी ऑफ एफआईआर, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे देखो पहली तीनों चीजें आपको रिक्वायर्ड है, चौथी नहीं है, कॉपी ऑफ एफआईआर रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 5 लाख, पहले थी 1 लाख, अब इसको चेंज कर दिया 5 लाख हो गई, ठीक है। अगर बैंक इशू करते हैं इसको, ठीक है, तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, 7 डेज, और मैक्सिमम कितना है, 365 डेज, ठीक है, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, याद रखना, अगर ये एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम टाइम पीरियड है 1 ईयर और मैक्सिमम है 3 ईयर्स। तो ये एक लौता मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो 1 साल से ज्यादा के लिए भी होता है अगर इसको एफआई इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, अगर आपके कमर्शियल बैंक है एक्सक्लूडिंग आरआरबीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनको कितना होता है कि 40% जो अपने लोन करते हैं, ठीक है, वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करने पड़ते हैं। ये उनके लिए रिक्वायरमेंट है कमर्शियल बैंक के लिए। पर अब क्या हो, अगर बाय चांस वो सिर्फ 32% लोन ही कर पाए पीएसएल सेक्टर में, तो क्या होगा, देखो 8% का हुआ शॉर्टफॉल, 8% का शॉर्टफॉल हुआ ना, तो अब ये शॉर्टफॉल क्या होगा, इनको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और ये मेंटेन कौन करता है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है नाबार्ड, ठीक है। तो देखो जो कमर्शियल बैंक है उसके लिए 40% का क्राइटेरिया है, और जो रूरल बैंक है, ठीक है, रीजनल आरआरबीज जो है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है, उनके लिए कितने का है, 75% का क्राइटेरिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात है, डेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए व्हेन लोन पेमेंट हैव नॉट बीन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज। अब इसको देखो, ये मैंने लेक्चर में समझाया था, तो वहीं से स्क्रीनशॉट कॉपी कर लिया कि टाइम वेस्ट ना हो। समझो एक पर्सन ने लोन लिया था और उसकी ईएमआई डेट थी 1 दिसंबर की, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 दिसंबर की डेट आई और उसने ईएमआई नहीं चुकाई, तो पहले दिन तो उसका जो लोन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड एसेट। पर दूसरी तारीख से लेके 30 तारीख तक क्या हो जाएगा, वो स्पेशल मेंशन अकाउंट हो जाएगा जीरो, ठीक है, एसएमए जीरो। एसएमए क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। फिर 31st डे से लेके 60 डेज तक क्या हो जाएगा, एसएमए 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, ठीक है। फिर 61 डेज से लेके 90 डेज तक क्या हो जाएगा, एसएमए 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। फिर 90 डेज के बाद जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या कैटेगराइज कर देते हैं हम, एनपीए। फिर एनपीए के 3 साल बाद क्या बोल देते हैं उसको, लॉस्ट एसेट। तो ये आपका था आपका एनपीए के रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो मैक्सिमम करने की कोशिश की हमने, और बाकी तीन लेक्चर पहले भी अपलोड है, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी आपको
मैं कोशिश करूंगा आज की डेट में ही, ठीक है, एक इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी रिवीजन सीरीज ले आऊं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको शाम को। टिल देन हैव अ नाइस डे।